बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर से पहले हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की 3.5 एक्सरसाइज तक हल कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हर्डर हैं जो हमने क्रॉस करनी है। सबसे पहले डिफाइन करना है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा कि हमने जब पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन को मैंने वहाँ पर डिफाइन किया और जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो एक दो बातें ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इनको ज़रा आपने ज़रा गौर से देखना है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक इक्वेशन है मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक है मेरे पास इक्वेशन y इज़ इक्वल टू x। ये 3 डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स मैंने ले ली। अब जब मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? जस्ट 1 के बराबर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा? अगेन यू विल सी दैट योर आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो सबका आंसर जो है वो 1 के बराबर आ गया। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में कहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आंसर आता है, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आंसर आना चाहिए, राइट। तो आइए इसको ज़रा इंटीग्रेट करते हैं। वेरिएबल्स को अलग-अलग किया, dy इज इक्वल टू dx, इधर भी क्या आ जाएगा? dy इज इक्वल टू dx, इधर भी क्या आ गया? dy इज इक्वल टू dx। वेरिएबल्स को मैंने अलग-अलग कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dy एंड dx? इस केस में भी क्या आएगा? dy का इंटीग्रल dx, और इस केस में भी क्या आएगा? dy का इंटीग्रल इज इक्वल टू dx का इंटीग्रल। जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो आंसर आता है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। सबका आंसर x आ गया। हालांकि हमने कहा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस हैं, इन्वर्स प्रोसेस हैं। तो फिर जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आंसर आया है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए ना। लेकिन हमें वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो इसलिए जब हम इंटीग्रेट करते थे तो यहाँ पे सी लगा देते थे, ठीक है। अब चूंकि हमें कोई श्योरिटी नहीं होती थी, वी वर नॉट डेफिनेट अबाउट दैट कि व्हाट विल बी द एक्चुअल आंसर, तो इसलिए हम अपने शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए सी लगा देते थे, क्योंकि सी से मुराद 3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू के मुतल्लक बिल्कुल डेफिनेट नहीं होते थे। इसलिए ये जो इंटीग्रल हैं, इन इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि ये इसके अंदर हमें जो है ये एक इंटीग्रल दिया होता है इस तरह का, a to b f of x dx। इसकी जो है ना, ये हमें एक डेफिनेट वैल्यू का पता होता है। अब जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, मसलन जब आप f of x को इंटीग्रेट करेंगे, तो f of x को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। मसलन फर्ज किया कि यहाँ पे sin x है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। तो जैसे ही आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक नया फंक्शन आ जाता है। तो इसलिए जब यहां पे f of x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा f of x, और इसकी लिमिट क्या है? a से लेकर b तक। और इसको फिर हम जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a।
इस केस में हमें एग्जैक्ट जो है इंटेग्रल की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इस तरह का जो इंटेग्रल जिसके अंदर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है और ये फाइनाइट नंबर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटेग्रल है, राइट। तो डेफिनेट इंटेग्रल की जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस on the closed interval AB, then the integral a to b f of x dx which is equal to phi of x into a to b। उसके बाद जब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट आएगी, इज कॉल्ड डेफिनेट इंटेग्रल। अब ये देखिए, जब ये मैं कहता हूं कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ है, उसके ग्राफ के दरमियान कोई भी ब्रेक नहीं आती। मसलन अगर फर्ज किया कि हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर अनडिफाइंड आ जाता है, तो उसको फिर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये ग्राफ यहां से ब्रेक हो गया है, राइट। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता, ग्राफ की शक्ल जो है ये बिल्कुल क्या होगी, एक स्मूथ कर्व जो है ये बनेगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो आपका जो फंक्शन है उसको क्या होना चाहिए, ए से लेकर बी तक जो इंटरवल है उसके अंदर इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। और फिर जब मैंने पहला लेक्चर दिया था इंटीग्रेशन के ऊपर, तो उसमें मैंने साबित किया था कि एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया होता है वो एरिया एक्चुअली किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई स्केलर नंबर होता है। तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, कोई ना कोई स्केलर नंबर आएगा। इसके लिए मैं फिर आपको कहूंगा कि इंटीग्रेशन का जो पहला लेक्चर मैंने दिया था उस लेक्चर को आप गौर से देखें, वहां पे सारे कंसेप्ट मैंने दिए हुए हैं। उसमें मैंने बकायदा बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, डी ऑफ एक्स क्या है, एस का मतलब क्या है, ठीक है। उसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि ये एरिया अंडर द कर्व के बराबर होती है। उसके अंदर मैंने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके उन तमाम के एरियाज को जमा किया, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके दिखाया था, तो आंसर सेम आया था। तो आपके नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए इससे रिलेटेड जो पहला लेक्चर है वो सुनना बड़ा लाजिम है। एंड note it that phi of b minus phi of a is a scalar number। कोई स्केलर नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर। अब ये जो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो पहला लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर मैंने ये साबित किया था कि ये एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। The closed interval AB is called the range of the definite integral of the definite integral। A क्या है, A को हम कहते हैं लोअर लिमिट, वेयर A इज द लोअर लिमिट
lower limit, and B is called the upper limit. अपर लिमिट, राइट। और एक बात और याद रखें कि ए जो है ये बी से छोटा होगा, अपर लिमिट जो है वो बड़ी होगी और लोअर लिमिट छोटी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है द डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड अपॉन फंक्शन। ये लिमिट के ऊपर जो डिपेंड करता है लेकिन फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। The definite integral does not depend upon function. That is, a से लेकर b तक f of x dx बराबर होगा a से लेकर b तक f of t dt। यानी x की जगह पे अगर t पुट कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं और साबित कर देंगे कि दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a to b f of x dx। अब हमें आंसर में यहां पे t चाहिए। अगर यहां पे t हो, y हो, z हो, जिस तरह का भी फंक्शन होगा वही सपोज कर लेंगे हम। पुट कर दें आप x इज इक्वल टू t। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dx किसके बराबर आ जाएगा, फिर dt के बराबर आ जाएगा। तो as x अप्रोचेस टू a, यानी x अप्रोचेस टू a से बराबर जब x की जगह पे a पुट करेंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। t अप्रोचेस टू a। तो जब हम x की जगह पे b पुट करेंगे तो t भी किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड फिर किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जब देखें लिमिट a है तो a ही रही, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, b है तो b ही रही, लिमिट में कोई चेंज नहीं आई। f ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, t, और dx की जगह पे क्या पुट कर दिया, dt। तो यही तो आपने साबित करना था। एक और तरीका भी है इसको प्रूफ करने का, वो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो फर्ज किया कि आंसर आ जाता है जी आपका फाई ऑफ एक्स, और लिमिट है आपकी a से लेकर b तक। फिर जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप राइट हैंड साइड लें, जब आप राइट हैंड साइड लेंगे, अब राइट हैंड साइड लें a से लेकर b तक f ऑफ t dt। इसको भी जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कोई नया फंक्शन आएगा, नया फंक्शन आया, फर्ज कर लिया वो फाई ऑफ t है। a टू b लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका और इसका आंसर सेम आ गया, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब आज के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि अगर हम x की जगह पे t पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, या x की जगह पे z पुट करना चाहें तो भी पुट कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये मेरे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है a टू b f ऑफ x dx। अगर मैं इसकी लिमिट्स में छेड़खानी करता हूं, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे लेके आता हूं, तो मुझे यहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, माइनस b टू a f ऑफ x dx। आइए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। वैसे तो इसकी 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो हैं, इंटर के सिलेबस में, वो 3-4 प्रॉपर्टीज से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज
इस सवाल नहीं होती। तो इसलिए जो इंटर के साथ रिलेटेड हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और जब मैं बीएससी का चैप्टर कैलकुलस का जो है वो 5वां चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे फिर जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना इसकी बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको फर्ज किया, इंटीग्रेट किया, तो आंसर क्या आया? 5x आ गया। ये आ गया जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप राइट हैंड साइड लें, माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट किया, फर्ज किया, हमारे पास फंक्शन आया फाई ऑफ एक्स। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे, अब ए पहले आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो बाहर माइनस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर आज के बाद हमें इस चीज का लेसन्स मिल गया कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट राइट। प्रॉपर्टी नंबर थ्री है इफ सी बिलोंग्स टू ए बी। ये हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए बी और सी उसके दरमियान वाला एलिमेंट है, ठीक है। बस जिस तरह अगर हमारे पास कोई इंटरवल हो 1 से लेकर 3 तक, तो 2 जो है ये क्या है, इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है। यानी 2 इनके दरमियान कहीं लाई करता है, तो सी भी ए और बी के दरमियान कहीं लाई करता है। देन ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होगा, अब सी इसके दरमियान में आ रहा है ना, तो ये बराबर होगा ए से लेकर सी तक प्लस ए से सी तक, फिर सी से बी तक, 2 टोटे हो जाएंगे इसके, सी से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर फर्ज किया कि हमारे पास ये इंटरवल है 1 से लेकर 5 तक, तो ये तो मैंने यहां पे 2 टोटे किए हैं ना, तो आप इसके ज्यादा टोटे भी कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 तक 1 टोटा, फिर 2 से लेकर 3 तक दूसरा टोटा, फिर 3 से लेकर 4 तक, और फिर 4 से लेकर 5 तक। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके दरमियान जितने भी नंबर आते हैं उतने ही आप इसके सब इंटेग्रल बना सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, हमने इसको साबित करना है, तो ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके भी प्रूफ किया जा सकता है, राइट हैंड साइड को भी लेके प्रूफ किया जा सकता है। राइट हैंड साइड है मेरे पास ए से लेकर सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आंसर आता है फाई ऑफ एक्स, लिमिट आ गई ए से लेकर सी तक, प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है फाई एक्स, लिमिट आ गई सी से लेकर बी तक। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनकी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, और इसकी जगह पे क्या आ गया, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी। ये माइनस फाई ऑफ सी प्लस फाई ऑफ सी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। और ये आंसर कब आता है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर बी और ये ए। अपर लिमिट पहले एक्स की जगह पे बी, फिर एक्स की जगह पे ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये किसके बराबर होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही तो आपने साबित करना था, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यही 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं।
तो इन्हीं चीज तीनों को जो है ये हम यूज करते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है पेज नंबर 162 पर। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये हम प्रूफ करते हैं जी। स्टेटमेंट के अंदर गिवन है -2 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है, 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की कीमत 3 के बराबर है और -2 से 1 जी एक्स की कीमत 4 के बराबर है। ये 3 इंटीग्रल हैं जिनका आपने आंसर निकालना है। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 से 3 तक यहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। -2 से 1 तक अवेलेबल है और 1 से लेकर 3 तक अवेलेबल है। -2 से 1 तक, अब 1 जो है ये बिलोंग करता है किस इंटरवल में? -2 से लेकर 3 तक, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। तो लिहाजा ये वाला जो इंटीग्रल है -2 to 3 एफ ऑफ डी एक्स, इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक आएगा -2 से लेकर 1 तक और दूसरा आएगा फिर 1 से लेकर 2 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। ये हमने -2, ये देखें ना यहां पे, ये -2 होगा, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो हमने एक इंटरवल बनाया -2 से लेकर 1 तक और दूसरा बना लिया 1 से लेकर 3 तक। क्यों किया? क्योंकि 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हैं। अब -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है? दैट इज इक्वल टू 5। बट -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है? 5। और 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू है, सॉरी 1 से लेकर 3 तक, ये 3 आएगा। 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3 के बराबर है, राइट। तो फिर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे आ गया 5 और इसकी जगह पे आ गया 3। 5 + 3, योर आंसर इज 8, राइट। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ये आ सकता है। अब आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दो इंटीग्रल हैं, ये दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आएगा। -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने अलहदा कर दिया। फिर ये भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। -2 से लेकर 1 तक जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने अलहदा कर दिया। अब -2 से 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो 5 के बराबर है। तो ये आ गया 2 × 5 प्लस 3 × -2 से 1 जी एक्स की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 4। तो ये फिर आ गया 10 + 12, योर आंसर इज 22। तो ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर जो है वो स्केलर नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं। अब इसी तरह -2 से 1 इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाले इसको। -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। ये भी 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। -2 से 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब -2 से 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां पे आ गया 5 -2 × -2 से 1 जी एक्स किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 4। यहां पे आ गया 4। तो 15 - 8, योर आंसर इज 7। एग्जाम्पल नंबर 4 जो पेज नंबर 159 पर गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है। मॉड ने जो है वो एंट्री मारी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब ये देखिए, एक्स मॉड को जब हमने डिफाइन किया था तो एक्स मॉड की वैल्यू होती है, जब हम इसको खोलते हैं इसका जवाब एक्स आएगा +x, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसका जवाब माइनस में आएगा अगर x लेस देन 0 होगा। तो अब ये देखें, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है ये कहाँ पे डिफाइन हो रही है? ये डिफाइन हो रही है 0 के ऊपर, और -1 और 2 के दरमियान 0 आएगा। ये देखें, ये -1 है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये देखें, -1 और 2 के दरमियान ये 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रल को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 2,
तो देयरफॉर ये जो थ्योरम हमने किया था कि ए से लेकर बी तक f of x dx कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू टोटास a to b a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वहां पे मैंने ये साबित किया था, वेयर c क्या था, c a और b इंटरवल के अंदर बिलोंग करता था। अब c की जगह पे यहां पे 0 है, तो इसलिए इसके हम दो टोटे करेंगे। एक आएगा हमारा -1 से लेकर 0 तक x प्लस x मॉड dx, और दूसरा टोटा 0 से शुरू होगा और 2 तक जाएगा, 0 से 2 x प्लस x mod into dx। Remember, left hand side will remain the same, -1 to 2 x plus x mod into dx। अब हमने x mod की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, -1 से लेकर 0 तक x प्लस, अब x mod की वैल्यू या तो ये पुट करेंगे या ये पुट करेंगे। अब 0 और -1, यानी ये -1 से लेकर -1 से 0 की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव है। -1 और से 0, -1 से 0 इसकी बात कर रहा है, तो इसके दरमियान कितने नंबर आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। तो लिहाजा x मॉड की यहां पे क्या कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। राइट, ये आ गया 0 से 2 x प्लस, अब 0 से 2 पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो जब x पॉजिटिव है तो x मॉड का आंसर क्या आता है, प्लस x, तो यहां पे फिर प्लस x आ जाएगा। तो यहां पे x मॉड की जगह पे -x आ गया और यहां पे x मॉड की जगह पे प्लस x, क्योंकि ये लिमिट 0 और -1 वैल्यू माइनस के दरमियान आ रही थी, ये प्लस के दरमियान, x माइनस x, योर आंसर इज 0 इंटू dx, -1 इंटू 0 प्लस x प्लस x, योर आंसर इज 2x इंटू dx। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये तो आ गया 0 इंटू x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 कांस्टेंट है, x का इंटेग्रल आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर 2 तक। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट विल बी द आंसर, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। 2 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 प्लस 2 इंटू, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, ये आ गया 2 से कट गया, आंसर किसके बराबर आ गया, 4। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 का आगाज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।